नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648805309660897423864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। बीओ परीक्षा के लिए जो हम पेड क्विजेस लगातार देख रहे हैं उसको कंटिन्यू कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। हम आपको कई बार बता चुके हैं कि अगर आप चैनल पे हमारे नए हैं, आप अब तक आपने जितने भी हमारे पिछले वीडियोस हो चुके हैं नहीं देखे हैं तो नीचे देखिए प्लेलिस्ट दी हुई है, उसमें वीडियोस सारे डले हैं, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि उज्ज्वला 2.0 यानी कि सेकंड फेज की योजना है जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लॉन्च की गई थी, तो 10 अगस्त 2021 को इसका जो सेकंड फेज है इसको कहाँ से शुरू किया गया। तो फर्स्ट फेज देखिए लॉन्च हुआ था ये 1 मई 2016 को यूपी के बलिया से। ठीक, इसको भी ध्यान रखेंगे। और इसमें जो एलपीजी कनेक्शन सब्सिडाइज रेट पे दिए जाते हैं उससे संबंधित योजना आपको पता ही होगा। तो सेकंड फेज जो स्टार्ट किया गया वो अभी लास्ट ईयर 2021 में ये हमारा जो बुंदेलखंड रीजन में डिस्ट्रिक्ट है महोबा, यहाँ से इसको स्टार्ट किया गया है। ठीक है, देखिए एक चीज़ ये ध्यान दिया करिए, जैसे हम गवर्नमेंट स्कीम्स कवर कर रहे हैं या जो भी चीज़ अब हम एमसीक्यूज में देख रहे हैं लगातार, तो जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं हम आपको बताते हैं डिटेल में। एंड इन केस अगर कोई चीज़ नहीं बताते हैं तो आप अपने नोट्स में से पढ़ा करिए, क्योंकि हमारे पास पर वीडियो में टाइम बहुत लिमिटेड होता है। ठीक है, तो वहाँ पे मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दे पाना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है डिटेल में थोड़ा पढ़ते चलिए इसको। ट्रांसजेंडर यानी कि जो थर्ड जेंडर के लोग होते हैं उनके लिए और जो भिखारी होते हैं, ठीक है, तो इनके कल्याण के लिए किस मंत्रालय ने स्माइल योजना शुरू की है। ठीक है, तो ये जुलाई 2021 में ये स्कीम भी लॉन्च की गई थी। हमारा ये सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री है जो केंद्र सरकार की, इनके द्वारा। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। और इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखेंगे कि इसमें बेसिकली जो भिखारी हैं स्पेशली इनके लिए, इनके पुनर्वास के लिए भी एक स्पेशल जो सब स्कीम है इसके अंतर्गत उसको भी लॉन्च किया गया था। तो ध्यान रखें, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है कि पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना। ठीक है, ये देखिए स्कीम का नाम है यहाँ पे, तो इसके बारे में हमको सही कथन चुनना है। तो पहला स्टेटमेंट है कि यह योजना मई 2020 में शुरू की गई थी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। गलत इसलिए है कि इस स्कीम को लॉन्च किया गया था जो है 29 मई 2021 को। ठीक, और दूसरा है कि इस योजना में उन सभी बच्चों को शामिल किया गया है जो कोविड-19 जो हमारा कोरोना की महामारी आई थी तो उसके कारण अपने माता पिता को खो चुके हैं। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे जो अब एक तरीके से ऑर्फन हो गए हैं चिल्ड्रन, तो उनके लिए उनके फर्दर डेवलपमेंट के लिए जो बच्चे 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेंगे तो वहाँ पे उनके लिए कुछ एक मतलब धनराशि वगैरह उनको प्रदान की जाएगी। तो उससे संबंधित एक योजना है, तो सिर्फ दूसरा कथन जो है वो ठीक है। भारत सरकार ने स्टार्टअप्स यानी कि जो हमारे उद्यम होते हैं, ठीक है, तो उनको शुरुआती चरण की जो फंडिंग होती है, उनको मतलब बिजनेस सेटअप करने के लिए पैसे की जो रिक्वायरमेंट होती है, तो उसकी एक पेशकश करने के लिए 2021 से 25 की अवधि के लिए, तो ये टाइम पीरियड भी देख लीजिएगा। तो इसके लिए स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम जो है इसको कितने करोड़ रुपयों में जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो इसको मंजूरी दी गई है। ठीक है, तो ये योजना जो है हमारा जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है उनके द्वारा अप्रैल 2021 में लॉन्च की गई थी और इसमें जो है 945 करोड़ रुपए जो है ये सैंक्शन किया गया है इन 5 वर्षों की अवधि में, और लगभग जो है 3600 से ज़्यादा स्टार्टअप्स जो हैं उनको इस माध्यम से सपोर्ट किया जाएगा। ग्राम उजाला कार्यक्रम, ठीक है, ये स्कीम है, इसको नाम देख लीजिए। तो इस प्रोग्राम को जो है भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में दुनिया के सबसे सस्ते एलईडी बल्ब जो हैं, आजकल जो आप देखते हैं ना कि जैसे पहले बल्ब होते थे, फिर सीएफएल का कॉन्सेप्ट आया, फिर ट्यूबलाइट भी जैसे बीच में था, तो अब एलईडी बल्ब्स आ गए। ठीक है, जिनकी ड्यूरेबिलिटी कह लीजिए वो ज़्यादा होती है। तो एलईडी बल्बों को कितने रुपए में उपलब्ध कराता है ये इस स्कीम के तहत जो हमारे रूरल एरियाज हैं भारत में। तो देखिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था मार्च 2021 में, इसको भी। ठीक, और इसमें जो है ये रिन्यूएबल और जो हमारा विद्युत मंत्रालय है इनके माध्यम से चलाई जा रही है, और इसमें जो बल्ब है उनको रिप्लेस करना है रूरल एरियाज में, और यहाँ पे मात्र 10 रुपए में प्रति एलईडी बल्ब जो है ये उपलब्ध कराने का टारगेट है इसमें। तो ए ऑप्शन करेक्ट है।
राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, ठीक है, 1992 में इसकी स्थापना हुई, ये भी आप ध्यान रखें। तो 2021 में इन्होंने महिला प्रतिनिधियों के लिए एक अखिल भारतीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम यानी कि कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है, इसको लॉन्च किया। इसका नाम क्या है? तो नाम है शी इज द चेंज मेकर, ठीक है। बेसिकली जो पॉलिटिशियंस हैं, फीमेल पॉलिटिशियंस, उनको शामिल करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है और उनके जो है पब्लिक स्फीयर में कह लीजिए उनके जो डिसीजन मेकिंग है, कम्युनिकेशन है, ठीक है, और जो एक दिशा निर्देश दिखाने वाली जो उनकी कह लीजिए एक्टिविटी है, इन सब के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने इसको दिसंबर 2021 में लॉन्च किया था। फरवरी 2022 में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर नाम है इनका, तो इन्होंने किसानों को अपनी फसलों का बीमा कराने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से कौन सी पहल जो है उसको शुरू किया है? तो एक अभियान चलाया गया था, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, है ना। ऑप्शन ए में देखिए, ये जो है ये करेक्ट होगा। इसमें बेसिकली जो है फरवरी 2022 में यहाँ पे मध्य प्रदेश के इंदौर से जो है इसको लॉन्च किया गया है। जो हमारे कृषि मंत्री हैं नरेंद्र तोमर, इन्होंने लॉन्च किया है, इसको ध्यान रखिएगा। अप्रैल 2022 में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कितने अतिरिक्त शहरों में स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम जो है शुरू किया है? तो आपको याद होगा कि कोविड-19 पैंडेमिक जब स्टार्ट हुआ तो आत्मनिर्भर भारत के पैकेज जो अनाउंस हुआ था ना एक मई 2020 में, तो उसके अंतर्गत एक स्कीम अनाउंस की गई थी, ये पीएम स्वनिधि, ठीक, जो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए थी, जो फेरी वेरी लगाते हैं ना, उनके लिए एक कोलेटरल फ्री लोन करीब जो है 10,000 रुपए का उसमें उनको प्रदान किया जा रहा था अपना बिजनेस एक तरीके से शुरू करने के लिए। तो उसी की एक ये जो कह लीजिए एक अगली नेक्स्ट फेज की स्कीम है, जिसमें यहाँ पे 126 शहरों में इसको शुरू किया गया, ठीक है, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा। तो यहाँ से बी ऑप्शन को चुनेंगे। ये वाली देखिए स्कीम थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से डिटेल में पढ़ लीजिएगा। कहा जा रहा है कि विश्व जल दिवस 2022 पर जल शक्ति मंत्रालय ने इसमें से कौन से वाटर का पुनः उपयोग करने के लिए सुजलाम 2.0, ठीक है, इस स्कीम का नाम है ये, तो इस नामक एक देशव्यापी परियोजना जो है इसको शुरू की। तो सुजलाम 2.0 संबंधित है हमारे ग्रे वाटर मैनेजमेंट से, ठीक है। ग्रे वाटर क्या होता है कि जो आपके स्पेशली जो बाथरूम और किचन से पानी जो निकलता है ना, जो आप लोग यूज करते हो जैसे डे टू डे रूटीन में, तो उस वाटर का जो है एक कह लीजिए फर्दर उसको रीयूज किया जा सके, उससे संबंधित इस जो है ये प्रोग्राम है इसको चलाया गया है। और इसमें जो है इस अभियान के तहत जो मतलब ग्रे वाटर को मैनेज करने में जो स्कूल्स हैं, हमारे पंचायत हैं, आंगनबाड़ी है ना, इस तरीके के समुदायों को शामिल करके इसको जो है आगे बढ़ाना इसका लक्ष्य है। तो एक क्वेश्चन ये बताइए, वर्ल्ड वाटर डे कब होता है जरा, ठीक है, कमेंट करिए। पूर्वोत्तर क्षेत्र यानी कि जो हमारा भारत का ऐसे नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन देखते हैं ना, तो इस क्षेत्र के जितने भी स्टेट्स हैं इनके विकास के लिए एक केंद्रीय बजट जो 2022-23 का भी 1 फरवरी को लाया गया। तो निम्नलिखित में से किस योजना की उसमें जो है घोषणा की गई है, ठीक है। तो एक स्कीम बनाई गई है पीएम डिवाइन, है ना, सी ऑप्शन देख लीजिए। तो यहाँ पे एक नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसके द्वारा इसको लागू किया जाएगा। आपको ये बताना है कि पीएम डिवाइन का जो है ये फुल फॉर्म क्या है। भारत की उत्तरी सीमा पर गांवों के विकास को बढ़ाने के कार्यक्रम का नाम क्या है ये बताना है, ठीक है। तो अभी 2022 के यूनियन बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि एक वाइब्रेंट विलेज जो प्रोग्राम है, यहाँ देखिए डी ऑप्शन में, ठीक है, इसको शुरू किया गया है। बेसिकली जो हमारा ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाला एरिया है, ठीक है, तो यहाँ के जो गांव वगैरह हैं, तो इन सब में जो कनेक्टिविटी है बॉर्डर के एरियाज में, ठीक है, जो बेसिक चीज़ों के साथ उसको यहाँ पर डेवलप करना, इसमें जो है बेसिक एम है इस स्कीम का। भाषा संगम एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत, ठीक है, ये गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव था। तो उसके अंतर्गत भारत ये भाषा संगम जो है कितनी यहाँ पे देखिए शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है भाषा संगम, जो कितनी भारतीय भाषाओं में बुनियादी रोजमर्रा के उपयोग को सिखाने के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए भाषा संगम मोबाइल एप्लीकेशन और एक भारत श्रेष्ठ मोबाइल क्विज है ना, इसको डेवलप किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा नवंबर 2021 में, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे जो है शामिल हैं कुल 22 भाषाएं, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा जो है ये करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में जैव प्रौद्योगिकी विभाग जो भारत सरकार का है और इसके साथ इनका एक ये जो सेंटर है नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, ठीक है, तो उन्होंने निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकार के प्रबंधन के लिए स्वदेश परियोजना जो है इसको विकसित किया है। तो ये बेसिकली जो हमारे ब्रेन से संबंधित ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं ना, ऑप्शन ए, इसके लिए इसको डेवलप किया गया है। देखिए इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष यानी कि सघन मिशन इंद्रधनुष जो
चौथा चरण अभी शुरू किया गया है। ये बेसिकली हमारा जो है फरवरी 22 में ये हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा जो है इसको अनाउंस किया गया। इसमें जो बच्चों के वैक्सीनेशन वगैरह संबंधित ये स्कीम स्टार्ट की गई थी। तो यहाँ पे अब ये जो चौथा चरण है इसको ये कितने फेज में यानी चरणों में पूरा किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग जो है 416 जिलों में भारत के कुल अंदर इसको 3 फेज में जो है इसको कंप्लीट किया जाएगा, मतलब 3 राउंड में। तो यहाँ से बी ऑप्शन को चूज करेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम अफीम मिल वाला जिला जो है कौन सा है, ठीक है। तो अफीम मिल ओपियम जो होता है इसके प्रोडक्शन के लिए काफी फेमस है हमारा ये गाजीपुर जिला, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे जो है अफीम मिल से संबंधित है ये। अगला है कि वाराणसी जो शहर है उसमें प्रतिवर्ष अखिल भारतीय व्यास समारोह का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये होता है उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के द्वारा। हिंदी भाषी बुक्सा जनजाति के लोग हिंदू धर्म मनाते हैं, ठीक है, तथा इनकी सबसे पूज्य देवी जो है वो कौन है। तो देखिए ट्राइबल जो है संबंधित है उत्तर प्रदेश राज्य से ही बुक्सर, और इसके बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये सबसे पूज्य देवी इनकी कौन है। तो ये है चामुंडा। नेक्स्ट है कि होली पर 8 दिनों तक थारू स्त्री पुरुषों के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, ठीक है। तो थारू जनजाति के लोग जो हैं यहाँ पे ये होली के जो है टाइम पीरियड में लगभग 8 दिनों तक ये मनाते हैं खिचड़ी त्योहार, ठीक। अब ये तो आपको पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग जो है किस जनपद में स्थित है। तो ये है आपका प्रयागराज जिले में, ऑप्शन डी। वर्तमान में प्रचलित दैनिक जागरण समाचार पत्र सर्वप्रथम कहां से जो है शुरू हुआ था, ठीक। तो ये दैनिक जागरण स्टार्ट हुआ था झांसी से 1942 में, ठीक। बी ऑप्शन। कोयले के भंडारण के रूप में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, ठीक है। तो देखिए टर्म पूछा जा रहा है स्टोरेज के मामले में, ठीक है। तो जितने भी कोल रिजर्व भारत में है तो भारत विश्व में जो है 5वें नंबर पे आता है इसमें, ठीक। प्रोडक्शन में किस नंबर पे हमने आपको बताया हुआ है, जरा बताइए। तो अब भारत में लौह अयस्क के जो शीर्ष 3 उत्पादक राज्य हैं वो कौन कौन से हैं ये बताना है। तो आयरन ओर के प्रोडक्शन में देखेंगे, देखिए प्रोडक्शन की यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे जो है रिजर्व या स्टोरेज की बात नहीं हो रही है। तो प्रोडक्शन में सबसे फर्स्ट प्लेस पे है उड़ीसा, फिर है छत्तीसगढ़ और फिर कर्नाटक, यानी कि बी ऑप्शन, ठीक है। देखिए मिनरल्स के संबंध में राष्ट्रीय खनिज नीति अभी वर्ष 2019 में लाई गई थी केंद्र सरकार के द्वारा। तो इसने जो है इससे पहले कौन सी खनिज नीति आई थी उसका स्थान लिया, ये बताना है, ठीक है। तो 19 से पहले वर्ष 2008 में मिनरल पॉलिसी जो है वो लाई गई थी। भारत में चांदी के सर्वाधिक भंडार किस राज्य में स्थित है, ठीक है। सिल्वर की बात हो रही है, तो यहाँ पे देखिए फिर रिजर्व की बात हो रही है, तो सबसे ज्यादा रिजर्व जो है ये आपका राजस्थान राज्य में है। देखिए भारत दुनिया का कौन से नंबर का सबसे बड़ा ऊर्जा खपत वाला देश है, ठीक है। तो अगर हम जो है कलेक्टिवली एनर्जी की बात करें तो एनर्जी कंजम्पशन में विश्व में सबसे फर्स्ट प्लेस पे है, देखिए बड़ा ध्यान से, चाइना है, ठीक है। सेकंड पे यूएसए है और तीसरे पे इंडिया है, ठीक है। तो ऑप्शन बी। जलालुद्दीन खिलजी की उपाधि इब्ने सईफ का अर्थ क्या है, ठीक है। तो देखिए खिलजी वंश से संबंधित जो ये अब 1290 से 1320 तक हम पढ़ते हैं, तो जलालुद्दीन खिलजी से शुरुआत होती है। तो इसकी एक उपाधि थी जैसे इब्ने सईफ, ठीक है। तो इसका अर्थ होता था तलवार का पुत्र, ठीक। इसके अलावा जैसे एक उपाधि इसकी थी शाइस्ता खां भी इसको कहते थे, और इसके बारे में आपको पता ही होगा कि जो है लगभग 70 वर्ष की उम्र में सुल्तान बना था, सबसे ओल्डेस्ट, है ना। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने खुद को खलीफा घोषित किया है, ठीक है। तो ये है मुबारक खिलजी, ठीक। इसका टाइम पीरियड आप देखेंगे तो 1316 से 1320 तक रहा। इसने स्वयं को खलीफा घोषित किया, और इसके जो सिक्के उस टाइम पीरियड के थे तो उस पर देखेंगे तो इसकी जो उपाधि थी उसमें लिखा था खलीफा तुल्लाह, ठीक, ऐसे लिखा होता था, ठीक। इसको ध्यान रखें। दक्कन अभियानों के दौरान अलाउद्दीन खिलजी की सेना का कमांडर कौन था इसमें से, ठीक है। तो देखिए खिलजी डायनेस्टी में अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड जो है काफी इंपॉर्टेंट है, 1296 से लेकर के
1316 तक जो है इसका टाइम पीरियड है। तो इसने कई जो है यहाँ पे मतलब एरियाज पे कब्जा करने के लिए अटैक किया है। तो देखिए हुआ क्या था कि जो है मलिक कफूर जो है, ठीक है, ये बेसिकली एक स्लेव था, यानी कि जो है गुलाम कह लीजिए। तो अलाउद्दीन के जो है उसमें मतलब रूल में, तो ये उसका आर्मी का जो है जनरल बना दिया गया था इसको, ठीक। तो यही कमांडर होता था मोस्टली, देखेंगे तो यहाँ से बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय का किला और उस किले का शासक कौन था, ठीक है। तो उसके संबंध में सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो अभी हमने ऊपर भी देखा कि जैसे दक्कन में उसने अटैक किए, तो अब यहाँ पे देखेंगे जो देखिए ऑप्शन ए है यही गलत है। सिवाना का लिखा है शासक मालदेव, है ना, ये गलत है। बेसिकली जो बैटल ऑफ सिवाना हुआ इसमें अलाउद्दीन खिलजी की जो कह लीजिए आर्मी फोर्सेस थी, ठीक है, उसको लीड कर रहा था, इसका जनरल उसमें था, इसका नाम था मलिक कमरुद्दीन, ठीक है। तो ये लीड कर रहा था और उधर से देखेंगे इनके सिवाना की तरफ से जो फोर्ट है तो उनके शासक थे ये सूतल देव, ठीक। ये बेसिकली मारवाड़ में ये स्थित था किला सिवाना, ठीक है। तो यहाँ से जो ये हो जाएगा सूतल देव यहाँ पे होता तो ठीक होता। बाकी के 3 देख लीजिए, ये उस समय के जो है किले हैं और उनके ये शासक हुआ करते थे। इसमें देखिए निम्नलिखित में से किसको 1000 दिनारी कहा जाता था, ठीक है। तो ये टाइटल थी मलिक कफूर की। इसमें अलाउद्दीन खिलजी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो सही इसमें से जो है ऑप्शन ए है, उसने जो नशीले पदार्थों का सेवन है उसको प्रतिबंधित किया था, जैसे शराब वगैरह हो गया, ठीक, ऑप्शन ए। अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासन में बरीद ए मुमालिक, ठीक है। देखिए ये किस विभाग का प्रमुख अधिकारी था ये पूछा जा रहा है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे यहाँ पे, देखेंगे इसके टाइम पीरियड में भी जो अलग अलग कार्य देखते थे। तो बरीद ए मुमालिक जो है ये बेसिकली गुप्तचर यानी कि स्पाई जो है इस विभाग का प्रमुख अधिकारी है। मतलब स्पाई को जो है बरीद ए मुमालिक कह लीजिए कहते थे। इसमें मुबारक खिलजी ने लगभग कितने वर्षों तक शासन किया है, तो अभी हमने ऊपर ही बताया था आपको। जो है मुबारक खिलजी का टाइम पीरियड 1316 से 1320 AD यानी कि लगभग 4 वर्ष। देखिए इक्ता सिस्टम के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने इक्ता कराधान को समाप्त किया, ठीक है। तो देखिए इल्तुतमिश के द्वारा जब जो शुरू हुआ तो यहाँ पे इसको समाप्त किया था अलाउद्दीन खिलजी ने भी, ठीक है। बाद में भी इसकी थोड़ी हिस्ट्री है, थोड़ा इसको डिटेल में पढ़िए जरा। इसमें देखिए खिलजी वंश के प्रशासन में राजमहल के कार्यों की देखरेख करने वाला मुख्य अधिकारी कौन होता था, ठीक है। तो ये था, इसका नाम था वकील ए दर, ठीक है। बरीद ए मुमालिक अभी हमने ऊपर देखा था। मुहतसिब जो है ये बेसिकली जो है कह लीजिए जनसाधारण के आचरण वगैरह है ना उसका रक्षक होता था और इसके साथ साथ माप तौल वगैरह का निरीक्षण करता था, ठीक। और परवाना नवीस जो है ये ऑप्शन डी में, ये बेसिकली इसका कार्य होता था कि जो है व्यापारी वगैरह जो उस टाइम पे होते थे उनको परमिट यानी कि जो लाइसेंस है उसको इशू करता था, ठीक। दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश ने सबसे कम समय तक शासन किया, तो ये हमने पहले भी कई बार आपको बताया है। स्लेव डायनेस्टी से जैसे स्टार्ट होती है चीजें 1206 AD से, ठीक। तो इन्होंने स्लेव ने किया 1206 से 1290 तक रूल, ठीक है, लगभग 84 वर्ष। उसके बाद खिलजी डायनेस्टी की बात कर लें, ठीक। तो इन्होंने 1290 से 1320, ये लगभग जो है इनका 30 साल का ही सिर्फ टाइम पीरियड था। सबसे शॉर्टेस्ट का इन्हीं का है। लोधी की अगर हम इसी में बात कर लें तो यहाँ पे देखिए ये 1451 से 1526 सबसे लास्ट हुए, ठीक है, लगभग 75 वर्षों का टाइम पीरियड रहा इनका, ठीक है। और सैयद की अगर बात करें तो ये 1414 से लेके 1450 तक या 51 तक कह लीजिए, तो ये लगभग 36 वर्षों तक रहे, ठीक। बाजार नियंत्रण की नीति जो है किसने पेश की, इसमें से ये बताना है, ठीक। तो यहाँ से देखिए डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट कंट्रोल पॉलिसी जो है इसको इंप्लीमेंट किया। एक तरीके से कह लीजिए मार्केट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए इसने। लगभग जितनी भी कमोडिटीज उस टाइम पे होती थी उसके कॉस्ट को फिक्स किया गया। इसके अंतर्गत कई सारे रेगुलेशन लगाए गए। इसके अलावा अगर बात करें तो जो है इसने एक अलग डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किया था, दीवान ए रियासत, है ना, ठीक। तो जो है एक मिनिस्टर्स के लिए होता था जो मार्केट कंट्रोल का एक तरीके से के लिए डिपार्टमेंट था ये, ठीक है। तो ये सब फैक्ट्स इससे संबंधित है। ऐसा कोई भी लेन देन जिसमें संपत्ति एक व्यक्ति के नाम पर स्थानांतरित की जाती है और भुगतान किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, ठीक है, तो क्या कहलाता है। तो देखिए बेसिकली ये स्पेशली जमीन के मामलों में होता है, ठीक है। जैसे प्रॉपर्टी वगैरह हम लोग खरीदते हैं तो मान लीजिए मेरे नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई और मेरे किसी जो है मेरी वाइफ ने कह लीजिए पैसा जो है ट्रांसफर किया उस जो लैंड मतलब मैंने खरीदा है, ठीक है। तो ये बेसिकली ऑन पेपर थोड़ा मामला ये इस तरीके का होता है, तो इसीलिए इसको बेनामी लेन देन जो है कहा जाता है, ठीक। तो ध्यान रखेंगे, इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है।
देखिए हवाला के बारे में हमने जो है पहले भी आपको बता रखा है किसी को वीडियो में, ठीक है। फिर भी देखते हैं कि इसके बारे में सही कथन चुनना है, ठीक है। तो हवाला ट्रांजैक्शन लिखा है कि यह वास्तव में बिना किसी भौतिक धन को स्थानांतरित किए धन हस्तांतरित करने का एक अनौपचारिक तरीका है। तो बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा है यह दलालों के बीच लेन देन बिना प्रॉमिसरी नोट के किए जाते हैं, ठीक। तो पहले भी हमने बताया आपको कि जैसे मतलब ऐसे समझिए कि अगर इंडियन रुपए है, ठीक, तो उसको जो है दुनिया के किसी भी जगह गैर कानूनी तरीके से पहुंचाना उसको हवाला कहेंगे। सिंपल सही इसका डेफिनेशन है। इसमें बेसिकली जो ये दलाल होते हैं ना, बीच के एजेंट कह लीजिए, इनकी बहुत भूमिका होती है। मान लीजिए दिल्ली में मैंने किसी व्यक्ति को 5 करोड़ रुपए दिए कि मेरे जो है स्पेशली ये काम गल्फ कंट्रीज वगैरह से या फिर एशिया नहीं, अफ्रीका के रीजन में ये काफ़ी ज़्यादा ट्रांजेक्शन से वाले होते हैं। तो मैंने कहा कि गल्फ कंट्री में मेरा कोई दोस्त रहता है, उसको ये पैसा देना है। तो एजेंट जिसको मैंने इंडिया में दिया वो मुझे कोई रिसिप्ट नहीं देगा, वो सिर्फ हमारे विश्वास के ऊपर होता है। वो कह देगा कि ठीक है आपके आदमी को वहाँ पे गल्फ में वो पैसा मिल जाएगा, ठीक। तो जो भी उनका अपना आपस का नेटवर्क होता है उन दलालों का, तो उसके माध्यम से वहाँ पे जो मेरा एक फ्रेंड होगा उसको जो 5 करोड़ मैंने दिया है, कुछ उनका जो कह लीजिए कमीशन है उसको काटने के बाद वो पैसा वहाँ पे उस मेरे व्यक्ति को मिल जाएगा, ठीक है। तो यही एक जो है बेसिक से डिफरेंस है, मतलब डेफिनेशन है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे जो दे रखे हैं एक सही है। थोड़ा डिटेल में भी इसको पढ़ लीजिए आप। देशों के बीच तीव्र एकीकरण या अंतर संबंध के रूप में किसे जाना जाता है, ठीक है। तो देखिए हमारे देश में भी एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे, तो उसी में से एक टर्म है जो ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण, ठीक है। ये वैश्वीकरण की बेसिक सी परिभाषा है कि जितने भी विश्व के देश हैं, है ना, सब एक तरीके से ओपन मार्केट हो, एक दूसरे जगह से कनेक्टेड हो वेल, और टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज के डेट में जो है ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा और अच्छी मतलब तरीके से हो रही है। तो ग्लोबलाइजेशन का ही ये परिभाषा यहाँ पे दिया है कि इंटर कनेक्शन कंट्रीज के बीच में जो रैपिड तरीके से हो रहा है वही होता है ग्लोबलाइजेशन। इसका एक जैसे छोटा सा एग्जाम्पल समझिए कि आज इंडिया में आप हर जगह देखते हैं कि मोमोज और ये चाउमीन ये सब जो है बहुत धड़ल्ले से बिकता है। स्पेशली आप गाँवों में भी जाएंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें आजकल बिक रही हैं, ठीक है। और वहीं हमारी चीज़ें जो हैं वो लुप्त हो रही हैं, ठीक है। हमारे अपने देश में नहीं मिल रही हैं, बाहर की तो बात ही छोड़ दीजिए, ठीक। तो क्या है कि ग्लोबलाइजेशन का इतना ज़्यादा इफेक्ट है चाइनीज़ या कह लीजिए वेस्टर्न फूड का हमारे इंडियन मार्केट में, उसकी मार्केटिंग इस तरीके से की जा रही है, ठीक है। तो यही होता है इंटर कनेक्शन बिटवीन कंट्रीज रैपिडली। तो ध्यान रखें, इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। एक गैर सूचीबद्ध कंपनी द्वारा जनता को पहली बार अपने शेयरों की बिक्री के प्रस्ताव को किस रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट जो हमारे होते हैं, जैसे इंडिया में है स्टॉक मार्केट वगैरह, तो कोई भी कंपनी उसमें जब लिस्टेड होती है तो अपने शेयर बेचेगी, ठीक। तो अब जनता को पहली बार ऐसे शेयर ऑफर करने को जो टर्म यूज किया जाता है वो होता है आईपीओ, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, है ना। ध्यान रखें, ऑप्शन ए। अब भारत में जितने भी शेयर मार्केट हैं, जैसे ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, दिल्ली में है फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो इन सब के रेगुलेशन के लिए जो है कौन सा एजेंसी हमारा रिस्पॉन्सिबल है, तो ये है सेबी, है ना, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कोट्टापुरम कोलम के मध्य कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग स्थित है, ठीक है। तो देखिए नेशनल वाटरवेज के बारे में आप पढ़ते हैं, जैसे फेमस है ये जो इलाहाबाद से वेस्ट बंगाल में हल्दिया तक है गंगा नदी में, नेशनल वाटरवेज 1, ठीक। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जो नेशनल वाटरवेज 3 है ये इसके बारे में डिटेल है। वेस्टर्न घाट के एरिया में ये स्थित है, लगभग 170 किलोमीटर के आसपास का एरिया है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित पारादीप बंदरगाह जो है इसका शिलान्यास किसने किया, तो 1962 में जो है हमारे उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है, इसको इनॉग्रेट किया था। और इसमें देखेंगे तो मोस्टली जो है यहाँ से आयरन ओर का एक्सपोर्ट होता है जापान की कंट्री को, ठीक। देखिए भारत में जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी एलएनजी होती है, ठीक है, तो इसके टर्मिनल कहाँ कहाँ पे स्थित है ये बताना है। तो ये 5 स्थल के नाम आप देख लीजिए, सब जगह स्थित है, इंपॉर्टेंट है ये, एक लिस्टिंग आपको याद हो जाएगी इससे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ठीक है। तो ये ट्रेनिंग का एक स्पेशली अकेडमी है फ्लाइंग के लिए, अमेठी में स्थित है। नेक्स्ट है कि बुग्याल चारागाह जो है ये कहाँ पे स्थित है ये बताना है, ठीक। तो ये उत्तराखंड में स्थित है, किस जिले में है जरा ये कमेंट करके बताइए। तो गुलमर्ग हिल स्टेशन के बारे में आपने काफी सुना होगा, तो ये जम्मू कश्मीर के किस जिले में स्थित एक कस्बा है, ठीक। तो यहाँ पे बारामूला जो डिस्ट्रिक्ट है इसका हिस्सा है ये, ऑप्शन ए, ठीक। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया है आज के वीडियो में। सारे क्वेश्चंस को आप देखें, जो क्वेश्चंस हमने आपसे पूछे हैं प्लीज उसको आंसर कीजिए। हम आपसे इसके अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।